बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की जानिब से कहा गया है कि हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, रियासत है तो सियासत भी है। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से कहा गया है कि सियासी मुज़ाकरात हो रहे हैं और इख्तलाफात को जल्द खत्म होना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मौखर करने का तहरीर हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से कहा गया कि पीटीआई को हुकूमत की तरफ से कभी कोई डील की पेशकश नहीं की गई, जो फैसले करने वो सिर्फ अदालतों ने ही करने हैं। ठीक है जी, अदालतों से ही होंगे, जाहिर है, तो इस पर क्या कह सकते हैं। वो कह रहे हैं तो ऐसे ही होगा और होना भी ऐसे ही चाहिए। इम्पोर्टेंट बात तो ये है आज पाकिस्तान में एक तो जो आर्मी चीफ का बयान आया, अच्छा उसमें एक बात मतलब ये थोड़ा सा रवायती बयान नहीं है, ये रवायती बयान आते हैं ना, उससे हटके बयान है आज जो बयान आया, और वो ये है कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं। हमारा पड़ोसी है, हमारा एक बरादर इस्लामी मुल्क है और वहाँ उसके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। और वहाँ की सरजमीन से जो दहशत गर्दी हो रही है उस पे पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं। अगर मैं उसको सही तरह से मैं रीड कर रहा हूँ तो उसको ये वो बात है जो असल जो बात है ना, वो ये है कि इशू पाकिस्तान का हमेशा पिछली कई दहाइयों से अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात की जो खराबी है। बल्कि एक दफ़ा मैं आपको बताऊं, एक दफ़ा मैंने ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ के प्रूफ, एक तो ये ना 5वां सूबा बनेगा, ये तो ऐसी बातें, फजूल सी बातें। लेकिन एक दफ़ा मैंने पूछा काफ़ी शख्सियात से, यानी आप समझें कि ये अक्सर सवाल होता था कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्या है। पाकिस्तान जो कह रहे हैं ना हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, तो वो उससे क्या मतलब है। तो जितने भी बाशऊर और इसको समझने वाले मामला को वो ही कहते थे कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर शायद इसमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ से हमारी मुराद ये है कि अफगान सॉइल हमारे अगेंस्ट यूज ना हो। मतलब पाकिस्तान ये भी नहीं चाहता, बल्कि यहां तक बात मैं कहता था जी आप क्या चाहते हैं कि वहां पे हमारी कोई पपेट हुकूमत बैठ जाए जाके। ये ऑन एयर सवाल हुए। उन्होंने कहा नहीं, हम क्यों चाहेंगे कि पपेट गवर्नमेंट बैठे पाकिस्तान की। एंटी पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। मतलब हमारा कंसर्न जो है वो ये नहीं है बिल्कुल। ये देखें, आज जो बात हुई है ना, मैं उसको फिर वही मेरे जहन में जो बड़ी एक आप समझें कि कंफ्यूजन चल रहा था काफ़ी अरसे से, वो आज फिर दूर हुआ है। यानी अफगानिस्तान में एक मुंतखब, खुद मुख्तार, मुकम्मल इंडिपेंडेंट और आलमी बरादरी के साथ चलने वाली, यानी बिल्कुल ऐसे कि यानी पाकिस्तान उसका एडवोकेट हो, एक ऐसा सेटअप आना चाहिए। वो ये नहीं कि वो पाकिस्तान के साथ कोई उनके स्ट्रेटेजिक मुआहदे हो, नहीं, वो खुद अपनी खारजा पॉलिसी बनाए। हमने उसको भूटान नहीं बनाना। उनकी इंटरनल पॉलिसी भी अपनी हो, उनकी फॉरेन पॉलिसी अपनी, वो एंटी पाकिस्तान अपनी सॉइल से सरगर्मियां ना करें। ये पाकिस्तान का, जहां तक मैं समझाऊं इतने सालों में, ये हमारा नुक्ता नजर आया। अब होता क्या रहा है कि वो दाऊद का दौर हो, या वो जाहिर शाह साहब का दौर हो, या वो तरक्की का दौर हो, या वो बब्र कारमल हो, जो भी हो, या वो अशरफ गनी और करजई, अभी जो इतने सालों में जो हुआ है, वहां की सॉइल पाकिस्तान के अगेंस्ट एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, लैंडलॉक है, हमारा भाई है। 100 चीजें हमारी उनकी वजह से होती हैं, तो 100 चीजें हमारी उनकी वजह, मतलब इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे की, और बड़ी मोहब्बत है। अब होता यह है कि दरमियान में उनकी सॉइल जो है, ठीक है, वो इस्तेमाल होती है पाकिस्तान के अगेंस्ट, जैसे इस वक्त हो रहा है मामला, और उसके नतीजे तलखी आती है। और ये हमेशा होती है, ये आज की कोई बात नहीं है, ये बात कोई आप समझे ना दिहाइयों की है। भाई क्या जरूरत थी कि गुलबंदी निगमत यार को भुट्टो साहब बुलवाएं। भाई कोई रौला पड़ा हुआ था ना उस वक्त, जो दाऊद गवर्नमेंट के दौर में।
क्या जरूरत थी? उसकी वजह ये थी कि वहां से गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो अगर ये गड़बड़ खत्म हो, जो कि हो जानी चाहिए थी इसके बाद, यहां से इनखला के बाद, लेकिन वो वेपन छोड़ के चले गए, वो किसी के हत्थे लग गए। और मैं उसमें, आप यकीन करें, मैं उसमें हमारी तरफ से ज़रा सख्त स्टेटमेंट आती है। ज़ाहिर है हुकूमत का, रियासत का एक अपना रद्द-ए-अमल है। मैं उसमें अफ़गानिस्तान के लोगों को और वहाँ की हुकूमत को बिल्कुल भी नहीं समझता कि सारा मैं मलबाउन पे डालूँ। देखें, एक ऐसा मुल्क जो कि इतने सालों से खाना जंगी का शिकार हो, वहाँ पर ना स्कूल बच्चे हों कोई, ना वहाँ पे कोई कुछ भी ना हो, ये सारा पैसा उनके यहाँ भी तो बदमाशियाँ, करप्ट तरीन बदमाशियाँ ने रूल किया ना इतने साल। तो मुझे बताएं कि ये वहाँ पर क्या डेवलपमेंट करके गए? कौन से स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स और कोई स्टेट ऑफ आर्ट वहाँ पे? आप देखें तो सही अफगानिस्तान का हाल क्या हुआ है। कुछ तो तालिबान और उनकी झगड़ों में, बाकी कोई एक जगह बता दें, एक इमारत बता देंगे, आप कहेंगे ये इतने बिलियन डॉलर का जनाब, ये खूबसूरत एक वहाँ पे आलीशान इमारत खड़ी कर गए। कुछ भी नहीं। वो सत्यानाश हुआ है अफगानिस्तान का। अब मसला ये है कि उस सत्यानाश अफगानिस्तान में, और पूरी अफगान जबरदस्त कौम है अफगान कौम, वो कोई इधर मुल्कों में, कोई दूसरे मुल्कों में, इधर उधर। सीरिया मॉडल को देखें, सीरिया मॉडल को देखें, और इतने जबरदस्त लोग हैं अफगानी, इतनी, यानी वो हर कौम का कोई मिजाज होता है ना, यानी वो बहादुर होता है ना कि जबरदस्त कौम है, तामीर करने वाली कौम है। वो बजाय इसके कि जाके दूसरे मुल्कों के अंदर उनको तामीर करें और वहाँ पे जो है वो उनकी बक बक झिक भी सुने, वो अपने मुल्क आके अपने मुल्क को तामीर करें। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके, वो आके अपने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सारे उनके जो प्रोफेसर्स बाहर पढ़ा, बड़े ज़बरदस्त। मैं, आप सब जानते होंगे, अफगानिस्तान के लोग जो अफगान हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स, डीन है कई यूनिवर्सिटीज़ की दुनिया में, वो वापस आके अपने मुल्क को सर्व करें तो ये सारा रौला ख़त्म हो जाएगा उसके नतीजे में, कि भाई स्कूल कैसे बनने हैं और पुल कैसे बनने, ये क्या। अब दुनिया ने उसको इस्तेमाल किया, उस जगह को ग्रेट गेम के लिए, और फिर आखिर में असला छोड़ के चलेगा। अच्छा, मुझे बात एक बताएं, खुदा ना खास्ता किसी मुल्क के साथ, मैं पाकिस्तान का नाम नहीं, किसी मुल्क के साथ ऐसा हो कि वह खाना जंगी हो और आखिर में वहां पर अजीब किस्म के ग्रुप्स हों जिनका कुछ सर पैर ही ना हो। बेसिकली तो क्रिमिनल्स है ना, इनका क्या ताल्लुक है इस्लाम से? वो क्रिमिनल्स के हत्ते आप असला छोड़ के चले जाएं वहां पे और लेटेस्ट वेपन्स हो, तो वो क्या उनसे बैठ के क्या वो क्रिकेट खेलेंगे? तो उनके हत्ते वो, अच्छा ना उसकी शायद कोई एंट्री वेंट्री करवाई उन्होंने जाने से पहले, ना हैंडओवर किया प्रॉपर, ना उनकी आर्मी थी, आर्मी तो मेल्टडाउन हो गई, वो पता नहीं अफगान नेशनल आर्मी के। ये तो जो ट्रंप इंतजामिया आ रही है ना, पहले तो ये पकड़े जरा ये इसको, ये करजई और अशरफ गनी को, ठीक है। मुझे पता है कि इनके रिपब्लिकन्स हैं तो ये अपने बुश दौर के, ये अकाउंटेबिलिटी शुरू करें कि इनसे पहले तो पूछें कि बच्चों जो पैसा दिया था, ये पैसा गया किधर है अफगानिस्तान में, ये कहाँ गया पैसा जो अशरफ गनी और इनको और इतने अरब और अपने लोगों की फेंटी मारे, जो इनकी अपनी जो वो कर रहे हैं ना बात, इलॉन मस्क, कि मैं यहाँ पर चोरी हुई है पैसे की और करप्शन हुई है। ये यूएस एड के डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप जाएं ना, अगर आप सर्च करें कि करप्शन कहाँ पे हुई है, किस पैसे, सबसे पहला नाम आता है अफगानिस्तान का। यहाँ पैसा गया और खा गए इनके लोग, और इनके लोगों ने खा के पैसा जो है वो बाहर, आप जाके देखें दूसरे मुल्कों के अंदर इनके लोग नीचे रुल रहे हैं। ये कई मुल्कों में ऐसा ही है। हमारे यहाँ भी एक एलिट बदमाशियाँ बाहर बैठी है ना, लेकिन इनके यहाँ तो बर्बाद करके पैसा सारा खा के और बाहर बैठ गए, भाग गए और अपने लोगों को पीछे छोड़ गए। अब वो लोग लड़ रहे हैं, असला पड़ा हुआ है दूसरे मुल्कों में, कोई इधर मार, कोई इधर मार, कोई ये वो, और ये बड़े ज़बरदस्त लोग हैं जो वहाँ पे इस वक्त हुकूमत में हैं। ये कम से कम मौजूद तो है ना, ये मुल्क तो नहीं छोड़ के भागे ना। अब इनके साथ कैसे इंगेज करना है, इनको कैसे समझाना है, इनको हेल्प करना है सबने कि भाई ये जो है ना,
ये 4, 5, 8, 10 लोग, क्योंकि वो भी तो कोई बदमाशियाँ बैठी है ना जो असला लेके घूम रही है उनको ब्लैक में। इससे इनको हटाओ, इनको यहाँ से निकालो, इनको फारिग करो और मुल्क की रिकंस्ट्रक्शन करो। ये काम होना चाहिए सारी दुनिया का, ये काम होना चाहिए पाकिस्तान का, ये काम होना चाहिए तमाम दुनिया का। जैसे आप मुझे बताएं सीरिया में कौन है इस वक्त हुक्मरान? सीरिया में वो है जिसके सर के ऊपर कीमत रखी हुई थी। अफगानिस्तान में कौन है सर की कीमत रखी हुई थी? लेकिन वहां क्या हुआ है? वहां अरब ममालिक आए, तुर्की आया है, सऊदी अरेबिया है, कतर आया है, यूएई आया है, यूरोपीय यूनियन आई है, उसके बाद वहां पे जो है वो अमेरिकन आ गए, आके उन्होंने प्रॉपरली, भाई वो तो अलकायदा, नुसरा फ्रंट, ये फ्रंट, ये वही तो थे सारे, इसकी कीमत रखी हुई सर पे से। यही मॉडल अफगानिस्तान का था। फर्क ये हुआ है कि इनको यहां से छोड़ के भाग गए सारे, उनकी ओनरशिप ले ली है। टर्की ने, सऊदी अरेबिया ने, कतर ने, यूएई ने, ईयू ने, सब ने उनकी ओनरशिप ले ली है। इन्होंने इतने क्राइम्स नहीं किए जितने उन्होंने किए हुए हैं, माजरत के साथ। वो दाइश में और अलकायदा में रहे हैं, वो ग्लोबल जिहादिस्ट हैं। ये तालिबान ग्लोबल जिहादिस्ट नहीं है, ये अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ते रहे हैं। अब इनके हत्थे यहां कौन से क्रिमिनल ग्रुप्स लगे हैं? यूरोपीय यूनियन, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, अरब ममालिक आके ये इनको सबको डिसार्म करें। ये इतना अच्छा बयान है आज का, ये जो आर्मी चीफ ने बड़ी, मैं खुद उलझन में था काफ़ी दिनों से कि कहीं मुल्कों का मामला तो नहीं खराब। उन्होंने कहा नहीं, मुल्क का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान की पॉलिसी है। ये पाकिस्तान की पॉलिसी है कि मुल्कों का मामला नहीं है। क्रिमिनल्स जिनका कोई ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, कोई ताल्लुक है ही नहीं इस्लाम से, ये एक जमाने में यहां पे मंगल बाग और पता नहीं कौन कौन से खुदा जाने, ये कोई इस्लाम से ताल्लुक था इनका? गर्दनें काटते फिरते थे। ओ भाई, ये क्रिमिनल्स हैं, ये प्रॉपर कंटुट्टे हैं, इनको पकड़ के इनको जूते मारे जाएं, इनको सजाएं दी जाए और इनको आउट करें यहाँ से। और उसके बाद ये असला वगैरह जितना वहाँ पड़ा है, इसकी प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। अच्छा, अमेरिकी असला भी छोड़ के भाग गए वो, यानी खुद तो भागे ही भागे, असला तो ले जाते, वो चौथा छोड़ के, वो पता नहीं किसको छोड़ के भाग गए, वो उन्होंने उठा लिया, पता नहीं उनको दिया, क्या हुआ। ये बहरहाल एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त है और इसको मेरे ख्याल से एक पॉलिसी के तौर पे हमें देखना चाहिए, पॉलिसी स्टेटमेंट के तौर पे। अफगानिस्तान के साथ अब हमारा ब्रादर मुल्क है, उनके इश्यूज, और वो कभी ग्लोबल जहादिस्ट नहीं बने। यहाँ पे ग्लोबल जहादिस्ट तो उसामा बिन लादेन और अलकायदा की थ्योरी थी ना, उनकी तो ये थी कि भाई हमारा मुल्क है तालिबान और हम यहाँ पे, और बड़े उन्होंने उसामा को हैंड ओवर नहीं किया, रवायात के वो बड़े पक्के, उन्होंने कहा हमला कर दो हमारे मुल्क पे, हम यहाँ से उसामा को हैंड ओवर नहीं करेंगे। तो बात यह है कि उनके साथ तरीके से, और ये बड़ा अच्छा है जिरगा वगैरह बैठ रहा है। कुर्रम का मसला बिल्कुल अलग है, उसको हमने हर मसले को किसी और तरह से हैंडल कर, कुर्रम को कभी उससे मिला देते हैं, कभी उससे मिला देते हैं। कुर्रम का एक हसास मामला है, उसमें सिविल सोसाइटी, उसमें उलमाए कराम, उसमें जो जिरगा है, बाकी लोग जिस तरह कर रहे हैं, वहाँ पे एक आध दिन के अंदर मेरे ख्याल से, अच्छा बंकर बने हुए हैं, ये कमाल की बात है। ये तो मतलब है कि इसको तो एक परमानेंटली इसका हल ढूंढना पड़ेगा। बंकर बने हुए हैं, ये मसला अलग है। अफगानिस्तान के साथ हमें अलग तरीके से डील करना है। ये बलूचिस्तान में जो मामलात हैं वो फिर पॉलिटिकल डायलॉग उसमें कहीं ना कहीं हमें करना पड़ेगा, ठीक है। वो मैं उसके बारे में जो है ना, मेरे भी वो बिल्कुल मेरा उतना रिजिड मौक़िफ़ कभी भी नहीं रहा जितना रियासत का रहता है। वहाँ पर हमें पॉलिटिकल डायलॉग भी करना पड़ेगा, उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल डायलॉग पे नहीं जाएंगे उनको अलग करना पड़ेगा, लेकिन पॉलिटिकल डायलॉग ज़रूर होगा। अफ़गानिस्तान पे क्लैरिटी आ गई, ये कोरम के अंदर इंशाअल्लाह ताला कल या परसों से जब भी ये रस्ते वस्ते खुलेंगे, तो ये बड़ा अच्छा हुआ कि आज स्टेटमेंट है, उभाम ख़त्म हुआ कि हमारे अफ़गानिस्तान से कोई मसला नहीं है। उनकी सरजमीन से जो जराइम हो रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ हैं। तो मतलब ये कि आज बहुत अच्छा हुआ कि ये स्टेटमेंट आई, और ये मेरे जैसा आदमी कम से कम बिल्कुल क्लियर हुआ कि हमारे अफ़गानिस्तान के साथ कोई मामलात ख़राब नहीं है। उनकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है, हम उनके ख़िलाफ़, तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा बाकी ये है कि ये पॉलिटिकली तो चलें, अब ये जो भी मामला चल रहे हैं आगे, आपको पता है जेल में, मैं थोड़ी सी बात करके आगे निकलूँ, ये जेल में जो खान साहब है ना इस वक्त, आपको पता है खान साहब किसकी कस्टडी में है? खान साहब जेल में किसकी कस्टडी में?
अदालत की कस्टडी में है। जब अंडर ट्रायल कोई शख्स होता है ना, तो वो जेल में होता है, अदालत की कस्टडी में। जब वो सजा हो जाती है तो वो जेल के हुकाम के हैंड ओवर होता है, अदरवाइज वो अदालत की ही कस्टडी में होता है। यानी जो अदालत वहां मौजूद थी कल जी। वो अदालत की कस्टडी में थे। जो अदालत कह रही है कि वो पेश नहीं किया गया, वो अदालत की अपनी कस्टडी में थे। जेल में अंडर ट्रायल आदमी अदालत की कस्टडी में होता है, तो अदालत की ही अपनी कस्टडी में थे। बहरहाल अब देखते हैं कि क्या फैसला आता है उसका। बातचीत ठीक जा रही है, वैसे जो पस मंजर में हो रही है वो मुस्बत बातचीत हो रही है। उसका इनको पता नहीं है बहुत से लोगों को, और हमें बताना भी नहीं चाहिए। अच्छा, तो बात ये है कि ये बड़ा अच्छा हुआ अफगानिस्तान के सिक्योरिटी के हवाले से। अच्छा, बांग्लादेश का भी कोई डेलीगेशन पाकिस्तान आया है, वो भी अच्छी बात है, और हमारा भी डेलीगेशन जाए। और इंडिपेंडेंट पॉलिसी होनी चाहिए, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, बांग्लादेश की इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़, और अफगानिस्तान की भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए पॉलिसी। हमने पाकिस्तान को भूटान नहीं बनाना कि हमारे अंडर रहे और ये करे वो करे, हाँ तुम्हारे अगेंस्ट यूज़, बात ख़त्म। अब आगे चलें। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब का शुक्रिया, और मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब आज अगर अपने एक काम करने में अगले 24-48 घंटों में कामयाब हो जाते हैं, तो मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्ट को मैंने, या किसी ने भी इस तरह बात की, मैं बहुत बड़ा आज एक रिस्क ले रहा हूँ कि मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को एक बात पे शुक्रिया उनका अदा कर रहा हूँ, एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, और एज अ ह्यूमन बीइंग। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उन्होंने नेतन्याहू को जबरदस्त कर दिया टोटल, ठीक है। और उनके जो स्टीफन वित्कोफ है वो, और उसके बाद उन्होंने जाके बयान तो उनका ये आया ना कि अगर जो है वो ये ना हुआ, इसको ना माना इस मुआहदे को, तो पता नहीं मतलब हेल्थ ब्रेकआउट हो जाएगी और ये हो जाएगा वो। ये पब्लिक में तो ये बयान आया। जब इनके नुमाइंदा खसूसी गए हैं तो इन्होंने नेतन्याहू को, मेरा ख्याल है, जूते ही नहीं मारे, उसके अलावा सब कुछ कर दिया है। और किसी भी वक्त जो जंग बंदी का ऐलान होगा, जो होने वाला है, आज हो जाए कल हो जाए, तैयार है, जंग बंदी का फॉर्मूला तैयार पड़ा है, वो ट्रंप की वजह से हुआ है। बाइडेन साहब कल तशरीफ लाए। बाइडेन साहब स्टेट डिपार्टमेंट के वो 8वें फ्लोर पे कोई ऑडिटोरियम है, उन्होंने कौम से, दुनिया से खिताब किया, कामयाबियां गिनवाई, और कामयाबियों में उन्होंने गजा का नाम नहीं लिया। मैंने ये किया, मैंने दुनिया में चैन लेकर आ गया, मैंने मेरे यूक्रेन में क्या तीर मार लिए, मैंने ये किया वो किया, वो पूरा। एंथनी ब्लिंकन भी साथ खड़े। एक फजूल तकरीर। ये मुझे नहीं पता बाइडेन और इसकी टीम तारीख में किस तरह याद रखी जाएगी। इनके हाथ, द ब्लड ऑन देयर हैंड्स एंड देयर फेसेस। इन्होंने जितना कत्लेआम इन्होंने करवाया है, ये बाइडेन और उसके साथियों ने पूरी दुनिया में हुकूमतें गिरवाई हैं, साजिशें की हैं। ये विक्टोरिया न्यूलैंड ने उधर जो गंद घोला पहले जाके 2014 में, और फिर उसके बाद अब जो यूक्रेन में, शर्म आनी चाहिए इनको। ये पूरी अपनी इसने तकरीर की है, और गजा का इसने नाम नहीं लिया, नाम ही नहीं लिया गजा का। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने फलां किया, स्टेट डिपार्टमेंट। और दूसरी तरफ आज ये 14th स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं, जो हाज न्यूज़पेपर है इसराइल का, वो क्या कह रहा है कि ट्रंप के जो मिडिल ईस्ट एनवॉय हैं, ये 14th मिडिल ईस्ट एनवॉय हैं, उन्होंने फोर्स किया, ठीक है, स्टीफन वित्कोफ ने फोर्स नेतन्याहू टू एक्सेप्ट गाजा प्लान, ही रिपीटेडली रिजेक्टेड। जो पिछले 1-1.5 साल से वो जो फुदकता फिर रहा था, और किसके ब्याह पे फुदक रहा था कि एंथनी ब्लिंकन आ रहे हैं, सैर करेंगे आके, वो ब्रेड बेकर आ रहे हैं। अच्छा, लॉयड ऑस्टिन नहीं थे साथ, ये ध्यान में रखें। और अमेरिकी कौम को दाद भी दे रहा हूं मैं, ये तो बाइडेन की बात कर रहा हूं मैं। उनके लोगों ने रिजाइन किया, स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों ने,
उनके फौज के लोगों ने उनका CIA चीफ चाहता था कि ये जो विलियम बर्न्स की ये डील हो जाए, उनका पेंटागन चीफ चाहता था ये डील हो जाए। ये जो हॉक्स बैठा हुआ था ना, हॉक्स, ये एंथनी ब्लिंकन, जैक सलिवन, डबल गेमर, इधर से उधर उधर से उधर, ये इन्होंने ये न्यूकॉन मेंटेलिटी, इन्होंने गंद खोला और ये 1 लाख से ऊपर लोग शहीद हुए। और उसने आके सिर्फ एक मैसेज कन्वे किया है, और मैसेज में पूरी, मैंने कहा ना, पूरी दास्तान जो है ना, ये दास्तान इसमें है जो हार्ट्स ने दे दी है, ठीक है। और वो कहते हैं कि जनाब ट्रंप मिडिल ईस्ट एनवॉय ने एक्सेप्ट किया जो रिपीटेडली रिजेक्ट कर रहा था, और डील कुड बी अनाउंस एनी टाइम, और ये जो है ये उधर से उधर भेज दी। मरवान बरगूती के हवाले से मुतज़ाद इतलात हैं। मरवान बरगूती के ऊपर ये अड़ गया था आखिर में नेतन्याहू। तो मरवान बरगूती जो है, उन्होंने शायद ये कहा है कि मैं खुद अभी इस मरहले पे मैं अंदर रहने को तैयार हूँ, बाकी लोग मेरे रिहा कर दिए जाएँ। तो 1000 फ़लस्तीनी कैदी जो हैं वो रिहा हो रहे हैं, और 34 या 36 वहाँ से पहले मरहले पे रिहा हो जाएंगे। जो ख़वातीन हैं जो हमास की कस्टडी में है, जो ख़वातीन हैं या जो ज़ख्मी मर्द हैं, बच्चे हैं, वो सारे पहली किस्त में जो है वो हो जाएंगे। और उसके साथ ही 2 डेड बॉडीज़ जो हमास के पास मौजूद हैं काफ़ी अरसे से। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, बड़ा दुख भी होता है ऐसी बात सुन के कि जब इस तरह से ये जब रिहा होते हैं ना कैदी, तो डेड बॉडीज़ भी दी जाती हैं। तो इसराइल ने ये कहा है कि हम इस मरहले पे याह्या सिनवर की जो मैयत है वो हवाले नहीं करेंगे हमास के। याह्या सिनवर जिनकी और वो भी याह्या सिनवर याद होगा जिस तरह से वो ड्रोन आया और ड्रोन ने वो याह्या सिनवर ने स्टिक मारी, और ये सारा तो याह्या सिनवर की जो मैयत है वो ले गए, इसराइल अपने पास ले गया। और इसराइल का कहना यही कि याह्या सिनवर की मैयत अभी हम हैंड ओवर नहीं करेंगे, उस वक्त हैंड ओवर करेंगे जब हमारा ये आखिरी मरहला शुरू हो जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन हमास ने क्या क्या बात मनवाई है, देखें, पहली बात तो हमास ने ये बात मनवाई है कि जो ये दरमियान में ये जो निज़रिम कॉरिडोर दरमियान में बना हुआ था, जो शुमाली और जो फर्स्ट हम मैप अगर देखें, शुमाली और जो जनूबी गज़ा था, इसके दरमियान ये जो 6 किलोमीटर की तवील पट्टी थी और 2 किलोमीटर जिसकी चौड़ाई थी, यहाँ से इसराइली फ़ौज निकलेगी। इसराइली फ़ौज यहाँ से निकलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इसराइल का वो जो प्लान था कि बाइफरकेट करना है गज़ा को, ये हमास ने आखिरी वक्त में मनवा लिया। और फिर इसमें ट्रंप ने अपना रोल प्ले किया। ट्रंप ने कहा कि 1 मिनट ठहर जाओ, ये कैसे हो सकता है, ये जो है ना स्टीफन विटकॉफ के बाद लोग, और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दुनिया से जंगें ख़त्म करवाएंगे, और ये इन्होंने पहला जो काम किया है ये बहुत ज़बरदस्त काम किया है। यहाँ से भी जनाब इसराइली फ़ौज निकलेगी और जनूब से शुमाल की तरफ विड्रॉल होगा। वो उड़ गए थे, शुरू में नहीं निकले होंगे, शुरू में ना निकले, क्योंकि दूसरा मरहला, पहला मरहला है 60 दिन का, लेकिन दूसरा मरहला 16वें दिन से शुरू हो जाएगा, ओवरलैप करेगा दूसरा मरहला पहले मरहले। मगर 1000 बंदा और उधर से 34, ठीक है, 34 या 36 यरगमाली हमास रिहा करेंगे, और फ़लस्तीनी जेलों से 1000 कैदी रिहा होगा, जिसमें 200 ऐसे हैं जो कि उम्र कैद काट रहे हैं, और उनको तुर्की, अब देखें इन मुल्कों को, आप देखें, आप तुर्की को देखें, आप इजिप्ट को देखें, आप कतर को देखें, आप सऊदी अरेबिया, इन मुल्कों को देखें, ये मुल्क अपने यहाँ उन लोगों को रखेंगे। हम कहते हैं ना फ़लस्तीनियों को कुछ नहीं करते जी, अरब मुल्क कौन पूछता है जी फ़लस्तीनियों को। ये वो मुल्क हैं जिन्होंने, और उसने जो बात की थी ना लॉयड ऑस्टिन ने, कि स्ट्रेटेजिक डिफीट होगी इसराइल को, स्ट्रेटेजिक डिफीट। ये आज उनका जो रेडियो है, इसको प्रेस टीवी ने कोट किया है, मैं आपको ये बताऊं, ये 36 पे उनका रेडियो इब्रानी ज़बान में है, तो प्रेस टीवी ने कोट किया ये 36, इमर्जिंग गज़ा सीज़फायर डील कंप्लीट फेलियर ऑफ द रिजीम, कंप्लीट फेलियर। उसकी वजह यह कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर भी जाएगा इजिप्ट के पास, रफा क्रॉसिंग भी खुलेगी, वो उधर से भी हटेंगे, और साथ ही जब ये सारा, अभी तो मुझे नहीं पता कि ये कैसे फाइनल जब ये अनाउंसमेंट होगी। अच्छा, उधर वो ब्लिंकन कह रहे हैं कि मैं ऐलान करूंगा,
मैं ऐलान करूंगा कि पोस्ट गजा, वो डेमोक्रेट्स कह रहे हैं तुम्हारा क्या काम है, खुद डेमोक्रेट, रिपब्लिकन नहीं, डेमोक्रेट का तुम्हारा क्या ताल्लुक है, तुम झक मार रहे हो, 1.5 साल से कत्लेआम हो रहा है। वो कह रहे नहीं जल्दी हो गया तो मैं करूँगा। बहरहाल वो ट्रम्प को इसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं होगा, बेशक जो वो करें तकरीर, ये करें तकरीर, जो किसने करना। असल बात ये है कि ये एग्रीमेंट जो 1.5 साल से नहीं हो पा रहा, तो सारी वही शराइतें, सारी वो बातें जो YS अनवर करे, सारी वो बातें जो सैयद हसन नसरुल्लाह, सारी, उसमें एक कंडीशन पीछे नहीं हुई, सारी वही बातें। लेकिन वो मैसेज ही नहीं कर, डबल गेम अमेरिका का, ये बाइडेन इंतजामिया का, जो हमेशा से करते रहे। और उसके बाद जनाब ये एग्रीमेंट आज साइन हो जाएगा, और साइन होने के बाद ही, साइन होने से कुछ देर पहले हूतीज ने इतने मिसाइल मारे हैं आज तल अवीव के ऊपर, इतने मिसाइल मारे आज। इसराइल शायद उनको, इसराइल इतना डाउन है क्योंकि साइन होने वाला है, उन्होंने पता नहीं कुछ रोके हैं, उन्होंने कहा जाओ मारो, जो हमें मारो, हमें मारो। वो मिसाइल गिरे, कई जाके गिरे, फिर हूतीज रुक गए। और अब ये वो इसराइल नेतन्याहू को मेरा ख्याल है कि अरेस्ट हो जाएगा, थ्रोन अंडर द बस, वो जैसे मैं हमेशा से बात करता रहा हूँ उसके बारे में। लेकिन थ्रोन अंडर द बस को याद रखें, ये ज़ेलेंस्की थ्रोन अंडर द बस, ये आपका जो क्या नाम है इसका, नेतन्याहू थ्रोन अंडर द बस, और ये जो अरेंजमेंट है, ये जो पाकिस्तान में थ्रोन अंडर द बस, ठीक है ना, पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये अरेंजमेंट थ्रोन अंडर द, इनका काम नहीं है जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस का फैसला मौखर करने का तहरीर हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है, आ जाएगा 17 को जी। ये जो मैंने आपसे बात की ना कि ट्रंप ने और ट्रंप की जो टीम है उसने क्या रोल प्ले किया है, स्टीफन विटकॉफ ने, ये आप ज़रा टाइम्स ऑफ इसराइल देखें 27th। मैं उसी पॉइंट को इंडोर्स कर रहा हूँ कि ये बाइडन से नहीं हुआ, ऑलरेडी ब्रेंट मैकर्ग और ये सारे पहुँचे हुए हैं अरसे से। लेकिन आप ये देखें कि ये होस्टेज टॉक्स एडवांस आफ्टर टेंस मीट बिटवीन नेतन्याहू एंड ट्रंप एंड वॉय। अच्छा, ऐसी टेंस मीट्स की पहले भी खबरें आती थी ना, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होता था, वो उधर आंख मारते थे, साथ ही उसकी फौज से मिलने चले, इन्होंने वो बात ही नहीं की, स्ट्रेट टॉक। उससे अंदाज़ा ये हो रहा है। अच्छा, दूसरा जो हम मुबारकबाद भी देते हैं, बड़ा ज़बरदस्त जो शख्स है वो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर बने, नवाब सलाम, कमाल आदमी। ये वो हैं जो आलमी अदालत इंसाफ के सदर रहे हैं। कल भी जिक्र मैंने किया था कि इनके ऊपर थोड़ा सा हिजबुल्लाह को इख्तलाफ था, लेकिन वो ख़त्म हो गया। इनको 128 में से 85 वोट्स मिले, लेकिन फिर जो अभी कुछ देर पहले वहाँ से उनके टेलीग्राम चैनल्स पे और वैसे जो बात उनसे होती रहती है उनके लोगों से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब है कि हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो हिजबुल्लाह की तरफ से भी इनकी हमायत हो गई है। शुरू में थोड़े से कंसर्न्स थे हिजबुल्लाह के, जो मैंने कल भी बात की थी। एक प्रॉपर गवर्नमेंट आ गई है लेबनान में, और जिसका सदर भी बड़ा तगड़ा है, यानी जनरल जोसेफ ऑन जो है, जो आर्मी चीफ भी उनका, और वज़ीर आज़म उनका जो दुनिया के लेवल पे जाना जाता है, और वो बंदा जो है वो बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ का सदर है, और 10 साल 2007 से 17 तक वो यूनाइटेड नेशंस में उसने लेबनान को रिप्रेजेंट किया। अच्छा, साथ ही सऊदी अरेबिया, देखें अगर मुल्क आपस में ऐसे होना अच्छे तो बड़ा ज़बरदस्त है। वलीद बिन तलाल बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत, बड़े अमीर कबीर हैं वलीद बिन तलाल। उनका होटल था 4 सीजन्स। ये जो ब्लास्ट हुआ ना बैरूत में, जितने लोग बैरूत गए उनको पता होगा, बड़ा खूबसूरत होटल, ये बीच पे था, 4 सीजन्स, ये उसमें तबाह हो गया था। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि जी, अच्छा, एक तो लेबनान के सदर ने कहा कि मैं सऊदी अरब का दौरा करूंगा। पहले इन्होंने कहा कि मैं फौरी तौर पे जो 4 सीजन्स होटल है बैरूत का, उसको मैं मतलब खित्ते के बेहतरीन होटल्स में से एक होटल बनाएंगे। ये सऊदी अरब की तरफ से ऐलान हुआ। अब देखें इकॉनमी कैसे, मुल्क एक दूसरे के साथ कैसे कोऑपरेट करें। टर्की, अच्छा, टर्की ने सपोर्ट किया अहमद शरार को और उनके वज़ीर ख़ारजा को। वो अभी तक वहाँ नहीं गए, टर्की नहीं गए, वो पहले गए सऊदी अरेबिया, उसके बाद कतर, उसके बाद UAE, उसके बाद वो जॉर्डन, उसके बाद EU
उनके लोग उनके पास, जर्मन्स आए, अमेरिकन आए, सारी दुनिया उधर आ गई। ईरान को भी कोई इतराज़ नहीं, ईरान को भी कोई इतराज़ नहीं बशर उल असद के जाने से। ईरान भी खुश है। ईरान, बशर उल असद बस एक कुगू घोड़ा टाइप चीज़ एक बैठी हुई थी जिसका कोई काम धंधा नहीं था वहाँ, और पैसा खाता था लोगों का। तो वो जो है वो अब वो टर्की का दौरा करेंगे उनके फॉरेन मिनिस्टर, यानी उससे पहले पूरी दुनिया को उन्होंने एंगेज किया। और वहाँ पर ये वो चीज़ें जो अफगानिस्तान की हुकूमत को करनी चाहिए। ये अफगानिस्तान की हुकूमत के सामने मॉडल है ये टर्की का, कि उसने कैसे अपने नेबर्स को, और कैसे जो मुल्क सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता रहा है उन्हें, पाकिस्तान ने सपोर्ट नहीं किया अफगानिस्तान को। तो पाकिस्तान वो रोल प्ले कर सकता है ना टर्की वाला अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान अपनी वो बात तो करें और हम भी बात करें, मतलब क्या इशू है, उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। यानी आप सोचें ना कि वो कुर्द जो टर्की से अटैक कर रहे हैं, कुर्द वो भी तो है ना जो टर्की से अटैक कर रहे हैं, दहशतगर्द। तो टर्की आगे से क्या कर रहा है उनके साथ? टर्की उनको ऐसी तैसी फेर रहा है उनकी, लेकिन उसके साथ सारे कुर्दों को तो नहीं फेर रहा। तो हम सारे अफगानों के खिलाफ, बिल्कुल मैं उस दिन भी मैंने बात की थी कि हमारा और अफगानिस्तान का और टर्की का और जो सीरिया का है उसमें कुछ मुशाबे नजर आती है। टर्की सारे कुर्दों के खिलाफ नहीं है, टर्की उन कुर्दों के खिलाफ है जो दहशतगर्दी करते हैं उनकी सॉइल पे। हम सारे अफगानों के खिलाफ नहीं है, हम उन अफगानों के खिलाफ हैं जो, या जो भी लोग हैं वहां पे जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं और जिनको सपोर्ट है किसी मुल्क की। ऐसा है ना जी। बस SNF और SDF को, एक मुल्कों को सपोर्ट कर, तो वो सपोर्ट पीछे। अब यहां तो मैं ही नहीं कह रहा कि इनको सपोर्ट होगी, मगर इनको असला कुछ छोड़ के चला गया। अब ये सबका काम है कि उनको हम सपोर्ट करें। ये जाके उनकी ये पूरी पहले तो लिस्टिंग हो कि असला कितना छोड़ा है, कैसे छोड़ा है, किस कौन क्या बदअमनी चाहता है, कुछ ये चाइना के लिए भी खतरा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी और पाकिस्तान सबसे बड़ा एडवोकेट बनेगा। ये आज की स्टेटमेंट से मैं इतना खुश हुआ हूँ। पाकिस्तान सबसे बड़ा एडवोकेट बनेगा उनका, ये दहशतगर्दी खत्म करें अपनी सॉइल से, सबको आउट करें। और उसके बाद आप देखें कि जैसे टर्की उनको लेके गया, पाकिस्तान उससे ज्यादा आगे लेके जाएगा इनको। ठीक है ना, पाकिस्तान ने सफर किया है उस पूरी वॉर में, उन्होंने भी सफर किया है। अच्छा, अब इसमें इशू तो ये एक मैं समझता हूँ कि बड़ा खुशाइंद है और अल्लाह से दुआ है कि ये काम आगे बढ़े। कुरम का मसला अलग है, उसको बलूचिस्तान के मसले को अलग देखना चाहिए, डायलॉग भी करें, फिर जो बाहर से आ रहे हैं उनको एक साइड पे करें, जो डायलॉग में आना चाहते हैं वो डायलॉग का प्रोसेस बने। अल्लाह खैर सलाह। मुल्क के इतने कोई कॉम्प्लिकेटेड इशू नहीं, ईगोस का इशू है, उससे थोड़ा सा पीछे हटते हैं, मुल्क आगे निकलता है, फौरन आपको आगे निकलता नजर आता है तेजी के साथ। फिर आप ये देखिए कि उन्होंने कहा कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा, सऊदी अरेबिया उधर आ गया, उनको थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो उधर तैयार हो गए। ठीक है, अच्छा ये आपने देखा ना कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिखा दिया ना कि होस्टेज टॉक्स एडवांस टेंस मीट के बाद ये हो गया सारा। उसके बाद नवाज सलाम वहाँ पे वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। कितना अब देखें कि ये खूबसूरत सा सिलसिला हो। अब वो जनाब ट्रंप कह रहे हैं मैंने मिलना है, फौरन मिलना है, मेरी जल्दी मीटिंग कराओ पुतिन से, मैंने मिलना है। ये मैं रॉयटर्स कोट कर रहा हूँ आपका। वो अच्छा उधर से पुतिन नहीं, वो कह रहे हैं आराम से मिलते हैं, ये रॉयटर्स देखें अब 33rd। ट्रंप कह रहा है मैंने मिलना है और मैंने रिकॉर्ड तोड़ना है मोदी की जप्पी का, पुतिन से मिलकर मैंने ऐसी जप्पी मारनी है। अब वो उधर से वो कह रहे हैं एक मिनट हौला हाथ रखो, पहले तय करो, पहले मामला देखो। यूक्रेन को क्या कह रहे, यूक्रेन कौन ज़ेलेंस्की, मैंने मिलना है। अच्छा उसके बाद जनाब ये है कि अच्छा रशिया भी एक देख रहा है खामोशी से। रशिया ने बड़ा प्यारा सा स्टेटमेंट जारी की है कि ये रॉयटर्स को कोट कर रहा हूँ कि रशिया सीज शिफ्ट फ्रॉम ट्रम्प टूवर्ड्स रिकग्नाइजिंग रियलिटीज इन यूक्रेन। ये 32nd, यानी अंदाजा हो रहा है, रशिया देख रहा है, रशिया ने कुछ छलांग नहीं मारी कि जप्पी पाओ मोदी स्टाइल में ये मैं बड़ी यानी एक तरह से आप समझें कि इस्तारे के तौर पे इस्तेमाल करो, प्राइम मिनिस्टर मोदी जितना जप्पी डालते। वो कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये ट्रंप अंदाजा हो रहा है कि ग्राउंड रियलिटीज का, लेकिन ये मामला तो पूरा होगा ना, ऐसा तो हो नहीं। अच्छा उन्होंने जर्मन फार्मूला रद्द कर दिया है, रशिया ने जर्मन फार्मूला रद्द कर दिया है। जर्मन फार्मूला ये था कि जर्मनी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दो, एक रहेगा सोवियत ऑर्बिट में, एक रहेगा नेटो ऑर्बिट में, तो 2 हिस्सों में। कह रहे नहीं, जर्मन फार्मूला कैसा, यूक्रेन तो है ही हमारा, यहां पर भी ट्रंप तैयार होने को हो सकता है, ट्रंप यहां पर भी तैयार हो जाए कि जा बच्चे ज़ेलेंस्की तू भी जाके उनकी 51वीं स्टेट बन जा जाके उसकी तरह जस्टिन ट्रूडो की तरह। वो मतलब वो कहते हैं कि जर्मन फार्मूला, कहते हैं कौन सा जर्मन फार्मूला, किसने पेश किया था, बाइडेन ने।
पागल आदमी है वो, तुम जाके हमें मिलना है तुमसे, ख़त्म। 2 मुल्क आ गए हैं जनाब, सर्बिया और स्विट्ज़रलैंड। अच्छा, अब ये मेरा ख्याल है कि शायद बाइडन इस पे ज़्यादा चले जाएं कि वो स्विट्ज़रलैंड और सर्बिया का चुनाव कर लें। ये यूरो न्यूज़ जो खबर दे रहा है ना, ये 34 कि स्विट्ज़रलैंड सर्बिया दोनों ऑफ़र कर रहे हैं कि हमारे यहाँ ट्रंप और बाइडन की मीटिंग हो, ट्रंप और पुतिन की मीटिंग हो। तो मेरा अपना गुमान ये है वहाँ के लोगों से, इस मीडिया को तो मैं कोट करता हूँ ना, जब आपको दिखाना पड़ता है कि भाई कोई बात हो रही है, पुतिन चाह रहे हैं कि यूरोप में ही हो मीटिंग, क्योंकि बहुत बड़ा यूरोप का हिस्सा, क्रोएशिया, इटालियन, जर्मन, आगे पीछे जो बहुत सी वहाँ पे पार्टी जो राइट विंगर्स हैं एंटी इमिग्रेंट्स, लेकिन प्रो पुतिन है। पुतिन का क्या ताल्लुक है इमिग्रेशन से उनकी यूरोप की? पुतिन का ताल्लुक है तो मेरे प्रो रशिया हो। तो वो जो, अच्छा इलॉन मस्क उनकी तारीफ करता है। अच्छा, इलॉन मस्क का एक और बहुत बड़ा दाव लगने वाला है, टिकटॉक इलॉन मस्क खरीद रहा है। टिकटॉक अमेरिका ऑपरेशंस, और वो इसलिए कि वो 19 को ऑलरेडी, मैं ब्लूमबर्ग को कोट कर रहा हूँ, चाइना भी सोच रहा है इस बात पे कि टिकटॉक मस्क को दे दे एक पॉसिबल ऑप्शन के तौर पे। देखें, ये जो आपस के ताल्लुकात होते हैं ना, ये बड़े काम आते हैं। अब मसला ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे, अगर फ़र्ज़ करें ये कोशिश कर रहे हैं, जेन्युइनली कोशिश कर रहे हैं कि वो 19 को ना हो, वो टिकटॉक जो है उसका फ़ैसला यानी वो चाइना के पास ही, बाइडेंस के पास ही रहे। लेकिन ये है कि दूसरी सूरत में वो चाइना जो है वो टिकटॉक मस्क को देने को तैयार है, और उसमें उसकी जो 44 मिलियन में तो इसने एक्स लिया था ना ट्वीट, तो इसकी कीमत शायद उससे कम लगे, और इसमें लॉगरिदम वगैरह चेंज होंगे, सारे सब कुछ होगा। लेकिन ये है कि ये जो है ये चला जाएगा मस्क के पास, और मस्क जो है उसके बाद फिर जाहिर है कि वो पहले ही विकीपीडिया की बोली लगा चुके हैं मस्क, वो अब टिकटॉक उनके पास चला जाएगा। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, फेसबुक से ज़्यादा इसको फॉलो कर रहे हैं, तो इंस्टाग्राम से ज़्यादा टिकटॉक को दुनिया फॉलो कर रही है, तो टिकटॉक उनके पास जा सकता है। और उसके साथ ही आज से जो सेनेट में हियरिंग्स शुरू हो रही हैं, इंपॉर्टेंट हियरिंग्स, 20 तारीख तक, मुझे नहीं पता कितनी हियरिंग्स हो जाएंगी, लेकिन पहले हेक्सेथ जो कि सेक्रेटरी डिफेंस हैं उनकी कुछ देर बाद हियरिंग है, उसके बाद जो है वो मार्को रूबियो की कल है, उसके बाद क्रिस्टी नोएम जो होमलैंड सिक्योरिटी की, उनकी कुछ की पहले हो जाएगी, कुछ की शायद 20 के बाद हो। 19 तारीख को रैली कंफर्म हो गई है कि धूम धड़ाके की रैली होगी। आग बहरहाल उम्मीद है कि बुझ जाएगी, वो अभी तक एक केओस पड़ा हुआ है कैलिफोर्निया में, हमारी दुआएं हैं उनके साथ, नेक ख्वाहिशात हैं, लेकिन यह है कि वो धूम धड़के वाली विक्ट्री रैली होगी, और अगले दिन जो है 12 बजे वो हलफ उठाएंगे। उसके बाद एक बहुत बड़ी परेड होगी, उसमें कुछ 7,500 बंदा होगा, फिर उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, कैमिला हैरिस और बाइडेन को भी खराज तहसीन पेश किया जाएगा, और एक मतलब बड़ा फंक्शन होने जा रहा है, सेलिब्रेशन होने जा रही है। लेकिन मेरी दुआएं ये हैं कि ये आज अगले 24-48 घंटों में ये वापस आ जाए, ये मुआहदा साइन हो जाए, और सारी दुनिया जो है वो इसके इस वक्त इंतज़ार कर रही है कि वहाँ से कोई अच्छी खबर है। डॉक्यूमेंट सील हो गया है, ठीक है, और अब सील होने के बाद उसकी अनाउंसमेंट कैसे होती है ये देखना है जी। तो अगर ये हो जाता है तो हमारी तरफ से शुक्रिया ट्रंप, और अगर नहीं होता है तो फिर हम इस शुक्रिया को कल वापस भी ले सकते हैं टिल फर्दर ऑर्डर्स। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे स्मेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। डॉक्टर, अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गुरदनवाह के लोगों, सब का ख्याल रखिएगा।